चलिए स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे कि अपन जानते हैं इनकम की कैलकुलेशन करने के टोटल 5 हेड होते हैं। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है पीजीबीपी, फिर होता है कैपिटल गेन, फिर होता है अदर सोर्सेस। तो पांचों हेड में से ये सबसे पहला हेड है। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अभी मेरा आपसे सवाल है कि सैलरी वर्ड से आप क्या समझते हो? सैलरी, सैलरी को हिंदी में बोलते हैं वेतन। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है, यहां पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, है ना, और मैं उनको पढ़ा रहा हूं, तो नो डाउट मैं उनसे फीस ले रहा हूं। तो क्या वो जो फीस मेरे को मिल रही है उसको मैं सैलरी बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। तो सैलरी वर्ड जो होता है, सैलरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं एम्प्लॉयर को शॉर्ट में ER लिखूंगा और एम्प्लॉय को EEE लिखूंगा। ठीक है, सबसे मेन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सैलरी कहलाने के लिए कि वहां पर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। इन जनरल अगर मैं बोलूं, इन जनरल एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, अगर उनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश हो चुका है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहा है, चाहे वो मोनेटरी फॉर्म में हो चाहे नॉन मोनेटरी फॉर्म में हो, वो सारी चीज सैलरी का कंपोनेंट बनती है। इन जनरल में बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को चाय भी पिला रहा है तो वो भी सैलरी का पार्ट बनता है। ये बात अलग है कि वो चाय की वैल्यू को हम जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, वो बात की बात है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को खाना खिला दिया, ठीक है, तो वो भी उसके सैलरी का पार्ट बन जाता है। मैं इन जनरल बातें बता रहा हूं। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। अब ज्यादा डिटेल में जाने के पहले क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मेरे पास, इस चैप्टर को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक थ्योरेटिकल पार्ट अलग बोल सकता हूं और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए अलग। क्या होता है, अगर अपन थ्योरी पहले पढ़ लेंगे ना तो ये चैप्टर में आप भटक जाओगे, कहां जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करा दूं। वो होने के बाद जब आपका एक ग्रिप बन जाएगा उस चैप्टर में, तब अपन थ्योरी में जाएंगे। तो थ्योरी में फिर स्पेसिफिक पॉइंट पर, स्पेसिफिक आइटम पर और डिटेल में आपको चीजें जानने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं? 2 पार्ट में। एक थ्योरेटिकल पार्ट, देखो पढ़ेंगे पूरा, बस इसको पढ़ाने का जो मेरा सिस्टम है, तरीका है, वो थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट 2 अलग अलग करके मैं इसको पढ़ाऊंगा। पहले मैं प्रैक्टिकल कवर करूंगा, उसके बाद थ्योरी करूंगा। अच्छा, प्रैक्टिकल के अंदर भी अगर अपन जाते हैं तो इसके अंदर इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस, और दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर बोल सकते हैं इस चैप्टर को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। थ्योरी पार्ट अलग, ठीक है, फिर प्रैक्टिकल के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट पर अलग, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो मेरा पहला कवरेज रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पर। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ऐसे रिवर्स ऑर्डर पर चलते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, सैलरी को, किसी भी सैलरी को सैलरी कहलाने के लिए यहां पर क्या होना बहुत जरूरी है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं है तो सैलरी नहीं कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, MP जानते हो? MP और MLA, विधायक और सांसद। MP और MLA, इन लोगों को भी सैलरी मिलती है, इन लोगों को भी सैलरी मिलती है, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। क्योंकि बोला भले जाता है सैलरी, लेकिन इनके ऊपर जो इनको सैलरी मिल रही है ना, उसके ऊपर कोई एम्प्लॉयर नहीं बैठा। ये पब्लिक के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक है, तो इनके ऊपर कोई एम्प्लॉयर नहीं बैठा हुआ। तो इसलिए इनको मिलने वाली सैलरी को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हम नहीं ले सकते, वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो ये सारी बातें मैं धीरे धीरे जैसे जैसे पन्ने पलटेंगे मैं अपन बताते जाऊंगा। मैं एक एग्जांपल बस ले रहा था, MP और MLA की सैलरी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं। मिनिस्टर्स जानते हो? पहले चुनाव होता है,
तो उन लोग क्या बनते हैं, एमपी और एमएलए बन जाते हैं। फिर एमपी और एमएलए में से ही उनको, उनके बीच में से किसी को उठा के क्या बना दिया जाता है, मिनिस्टर बना दिया जाता है। मिनिस्टर को मिलने वाली सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है, क्योंकि वहां पर उनको सैलरी गवर्नमेंट देती है, तो उनके ऊपर एम्प्लॉयर बैठा हुआ है। आई बात समझ में? जो नॉर्मल विधायक और सांसद है उनको जो सैलरी मिल रही है वो अदर सोर्सेस में जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई एम्प्लॉयर नहीं बैठा है। जो मिनिस्टर, हाँ, तो मिनिस्ट्री जैसे ही उसने होल्ड करी तो उसके ऊपर अब एक एम्प्लॉयर आ गया, गवर्नमेंट। ठीक है, नहीं, तो अब उसको मिलने वाली जो सैलरी है, उनको जो मिलने वाली सैलरी है उसको अपन इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में लेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहला चीज कि इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मेट मैं यहां पर लिख रहा हूं, फॉर्मेट। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं अपन टैक्सेबल पेमेंट्स एंड प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। सेकेंड नंबर पर लेते हैं अपन अलाउंसेस। उसके बाद लेते हैं परक्यूजिट्स। ये सबको अपन ऐड करते हैं तो अपने को मिल जाता है ग्रॉस सैलरी। ये सबको ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी। फिर यहां पर हम लेस करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शन में सबसे पहला डिडक्शन आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर मिलता है डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस। फिर डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। ये डिडक्शन लेने के बाद जो बचेगा उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ये छोटा सा फॉर्मेट है इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करने का। अभी एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट में सबसे पहले अपन ने क्या लिया है, टैक्सेबल पेमेंट्स एंड प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। उसके बाद अपन ने लिया है अलाउंसेस। उसके बाद अपन ने लिया है परक्यूजिट्स। तीनों को हम जब ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगी, ग्रॉस सैलरी मिलेगी। उसके बाद अपन डिडक्शन लेंगे। डिडक्शन टोटल 3 होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स। वैसे एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स अलग अलग होता है। तीनों की डिडक्शन लेते हैं। ये लेने के बाद जो बचेगा लास्ट में उसको बोलेंगे हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। आप कभी गूगल मैप सर्च किए हो? गूगल मैप पूरा फुल जूम आउट कर देना, पूरा जूम आउट कर देना गूगल मैप को,
तो आपको क्या दिखेगा, एक वर्ल्ड दिखेगा, पृथ्वी। फिर जैसे जैसे जूम इन करते जाओगे तो आपको इंडिया दिखेगा। फिर जूम इन करोगे तो छत्तीसगढ़ दिखेगा, जैसे अपन छत्तीसगढ़ के, इसलिए छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। फिर और जूम इन करोगे तो आपको रायपुर दिखेगा। फिर और जूम इन करोगे तो बैरन बाजार दिखेगा। फिर और जूम इन करोगे तो अपनी बिल्डिंग दिख जाएगी। ये जो है ना वर्ल्ड का मैप है। अब एक एक पॉइंट को अपन जूम इन करते जाएंगे ना, एक एक पॉइंट को, तो ये अपने अंदर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो कभी भी कोई भी चीज को अपन, मैं अगर आपको मान के चलो कि आपके पास एक मैप है और मैं पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, क्योंकि सैलरी में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोविजंस है और बहुत सारे रूल्स है, तो मैं अगर आपको अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से बता दूंगा ना तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो इसी पैटर्न, इसी फॉर्मेट में ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लेना है, टैक्सेबल पेमेंट्स या और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये लेना है। उसके बाद क्या लेना है, अलाउंसेस। उसके बाद क्या लेना है, परक्विजिट्स। सबको ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। उसके बाद हम डिडक्शन लेते हैं। डिडक्शन टोटल 3 होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर क्या होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स। ये माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सबसे पहले बात करेंगे टैक्सेबल पेमेंट्स की क्या होती है। देखो टैक्सेबल पेमेंट के अंदर ही आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। टैक्सेबल पेमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक एम्प्लॉयर है, इसके यहां पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, काम करने के बदले एम्प्लॉयर उसको जो भी पेमेंट करेगा ना, जो भी सैलरी देगा, वो सारी चीजें किसमें चले जाती है, टैक्सेबल पेमेंट के अंदर चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी, भाई आप काम करने गए तो आपने किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर बात करी होगी कि इतना, इतने यहां पर मैं आपका ये काम करूंगा तो आपसे मेरे को इतना रुपए सैलरी मिलेगा, या हम आपको एज अ एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू बोलोगे कि आप हमारा ये काम करोगे तो हम आपको ये सैलरी देंगे इतनी अमाउंट, तो उस अमाउंट को बोलते हैं बेसिक सैलरी। क्या बोलते हैं, बेसिक सैलरी। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल वेतन, मूल वेतन। ठीक है, कभी कभी एम्प्लॉय लोगों को बोनस मिलता है, सुने होंगे बोनस, बोनस। ठीक है, एम्प्लॉय लोगों को कुछ टारगेट दिया जाता है कि वो टारगेट अचीव कर लेंगे या फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव या फिर कमीशन। तो ऐसे बहुत सारी पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पेमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पेमेंट्स। ठीक है, टैक्सेबल पेमेंट बोल सकते हैं, ये मोनेटरी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पैसे के फॉर्म में दिया जाता है। डायरेक्ट उसका चुकारा करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे देगा, कैश दे देगा। ठीक है, इसके बाद है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू मतलब, ल्यू मतलब बदले, प्रॉफिट के बदले, सॉरी सैलरी के बदले प्रॉफिट दिया जा रहा है, सैलरी के बदले, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या होता है, चाहे वो आपका पास्ट एम्प्लॉयर हो या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर हो, पास्ट एम्प्लॉयर हो या फिर क्या हो, प्रेजेंट एम्प्लॉयर हो, पास्ट एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर से नौकरी लगने के पहले या फिर नौकरी छूटने के बाद जो पेमेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। पास्ट एम्प्लॉयर से या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से नौकरी लगने के पहले या फिर नौकरी छूटने के बाद जो कुछ पेमेंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो मैं अभी जब आप लोगों को इसका डिटेल में लेकर जाऊंगा तो इस चीज के बारे में और अपन डिटेल में बात करेंगे, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बारे में अभी जितना मैंने बताया बस उतना ही जान लो, धीरे धीरे आगे पन्ने पलटेंगे तो आपको इसकी डिटेल पता चल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट होता है अलाउंसेस। अलाउंसेस, नेक्स्ट नाम क्या है, अलाउंसेस। एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अदर देन टैक्सेबल पेमेंट और कुछ पैसे देता है। अलाउंसेस जो, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं। अलाउंसेस का पर्पस होता है कि कोई स्पेसिफिक
किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलाउंसेस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, किस लिए दिया जा रहा होगा ये पैसा? एम्प्लॉयर नहीं, ऑफिस आने के लिए नहीं, उसका नाम होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मैं आऊंगा अभी उसमें, जब अपन अलाउंस पढ़ेंगे तो हर अलाउंस का मतलब बताऊंगा। एम्प्लॉयर अपने काम के लिए एम्प्लॉय को कहीं भेज देता है, जाओ इधर जाओ उधर जाओ, तो अब एम्प्लॉय जो है उसको एम्प्लॉयर से पैसा मिलेगा, उस पैसे को कहां खर्च करेगा, ट्रेवल पे खर्चा करेगा। तो ये जो पैसा मिला ना, इस सैलरी में ऐड होता है, कितना एग्जेम्पशन वगैरह होगा सब अपन बात करेंगे, ये ऐड होता है और इस सैलरी का पार्ट बन जाता है। तो ये पैसा एम्प्लॉयर द्वारा किस लिए दिया गया, अपने बिजनेस काम, अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया। तो ऐसे अलाउंस को बोलेंगे हम ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये अलाउंस एक नहीं होता है, 50 प्रकार के अलाउंस होते हैं। मैंने तो अभी एक नाम लिखा, एक नाम और लिख देता हूं, मेडिकल अलाउंस। क्या होगा बताओ मेडिकल अलाउंस? एम्प्लॉय को, अब भाई बीमार दुखी तो हर इंसान होता है, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मेडिकल से रिलेटेड खर्चे की पूर्ति करने के लिए जो अलाउंस देगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मेडिकल अलाउंस। हाँ, वो भले एम्प्लॉय उधर खर्चा करे मत करे, वो बात की बात है ना। तो ऐसे अलाउंसेस का जो होता है ना, अलाउंसेस भी है ना मोनेटरी फॉर्म में होते हैं। अलाउंसेस भी क्या होते हैं, मोनेटरी फॉर्म में होते हैं, पैसे के फॉर्म में दिया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे एक नाम और ले रहा हूं मैं, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्यों दिया जा रहा होगा? एम्प्लॉय मान लो बाहर से आया है और वो रह रहा है किराए के मकान में, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, सैलरी में जोड़ के एम्प्लॉय को कुछ पैसे एडिशनल दे रहा है, किस लिए, ताकि वो मकान का किराया चुका सके। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस। मेरा बोलने का मतलब है कि टैक्सेबल पेमेंट जो होता है ना, ये भी रुपयों के फॉर्म में होगा, मतलब रुपयों के फॉर्म में होगा, बोलने का मतलब ये मोनेटरी फॉर्म में दिया जाएगा। अलाउंसेस भी दिया जाएगा, वो भी किस फॉर्म में दिया जाएगा, मोनेटरी फॉर्म में। लेकिन परक्यूजिट्स जो होते हैं वो मोनेटरी फॉर्म में नहीं दिए जाते, वो फैसिलिटीज होती है, एमिनिटीज होती है। परक्यूजिट जो होती है वो रुपयों के फॉर्म में नहीं मिलेगी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, वो किस फॉर्म में मिलेगी, एमिनिटीज, फैसिलिटीज। जैसे एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को क्या दे दिया है, कार दे दिया है चलाने के लिए, जाओ कार में घूमो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दे दिया, कार दे दिया, पैसा नहीं दे रहे, कार दे रहे। तो कार की फैसिलिटी मिली एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो यहां पर पैसा मिला क्या, नहीं, तो ये फैसिलिटी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दे दिया, कंप्यूटर दे दिया चलाने के लिए, जाओ कंप्यूटर चलाओ। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दे दिया, मोबाइल दे दिया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दे दिया, मकान दे दिया रहने के लिए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए खाने पीने की व्यवस्था करा के रख दी, पैसा नहीं दे रहा कहीं पे, सब फैसिलिटीज दे रहे, सब फैसिलिटी दे रहे। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, परक्यूजिट्स बोलते हैं। तो परक्यूजिट जो होते हैं वो मैं यहां पर फैसिलिटीज लिख सकता हूं। अब मैं इसको फैसिलिटीज को कोई डायग्राम तो हो नहीं सकता पर्टिकुलर, इसलिए मैंने यहां पर क्या बना दिया, ऐसा बना दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। हम अभी क्या करते हैं, जैसे आप इन जनरल बात बता रहा हूं अपने बोलचाल की भाषा में, कि हम पूछेंगे कोई अपने जान पहचान वाला कहीं अगर कहीं जॉब कर रहा होगा, पूछेंगे तू महीने में कितना कमाता है, बोलेंगे 70,000 रुपए मेरे को महीने मिलते। तो अब आप तुरंत 12 से कैलकुलेट करोगे, बोलोगे 8,40,000, तो सैलरी हो गई कितनी, 8,40,000। तो अगर सैलरी की इनकम कैलकुलेट करना इतना आसान होता कि भाई मंथली पेमेंट उठाओ और मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो क्या ये चैप्टर बनता? मतलब अपनी सोच से कहीं गुना ज्यादा आपको इसमें देखने को मिलेगा। सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि सैलरी में सिर्फ पेमेंट वाला कंपोनेंट नहीं आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती है जो हम सोचते नहीं है, लेकिन वो सैलरी का पार्ट बन जाती है। तो सैलरी के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं बोल सकते हैं। पहला क्या होता है, टैक्सेबल पेमेंट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। दूसरा अलाउंसेस, और तीसरा क्या है, परक्यूजिट। ये 3 चीज मिला के सैलरी बनती किसी की भी। ठीक है, जिसमें से
जो पहले दो हैं टैक्सेबल पेमेंट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी और अलाउंसेस, ये मॉनेटरी फॉर्म में जाते हैं, और ये वाला जो जाएगा किस फॉर्म में जाएगा, परक्यूजिट्स के फॉर्म में जाएगा, परक्यूजिट्स। ठीक है, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी। इसमें फिर हम डिडक्शन लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या होता है, कुछ सालों पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। जैसे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में याद रखो 30% अपन फ्लैट डिडक्शन ले लेते किसका, एनुअल वैल्यू का, है ना। वैसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर फ्लैट अमाउंट मिल जाती है, कितने की, 75,000 की। तो ये फिक्स अमाउंट है। क्या होता है, एम्प्लॉय के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो अलग अलग पहले नहीं हुआ करता था, अब ये कुछ सालों से मिलना चालू हो गया है, और हर साल इसकी धीरे धीरे लिमिट भी बढ़ते जा रही है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के पीछे कारण यह था कि कुछ सालों पहले बहुत सारे अलाउंसेस में ना डिडक्शंस मिलती थी, एग्जेम्पशंस मिलती थी बहुत सारे अलाउंसेस में। तो उसको धीरे धीरे बहुत सारे अलाउंसेस की एग्जेम्पशंस को खत्म किया, खत्म करने के बाद उसको फुली टैक्सेबल बना दिए, और फुली टैक्सेबल बनाने के बाद यहां पर एक क्या कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की चीजें को डाल दिया। तो इससे क्या हो गया कि कैलकुलेशन आसान हो गई, और यहां पर फ्लैट अमाउंट का डिडक्शन मिल जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, वहां पर एग्जेम्पशंस अपने को अलग से निकालने पड़ते थे। हाँ, तो वो आपको याद करने और समझने देखने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपको याद रखना है, डिडक्शन में पहला क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का। तीसरा मिलता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स का। फिर अपन जो माइनस करके आएगा उसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जैसा कि मैं बोला, इस चैप्टर को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा है ना। तो थ्योरेटिकल पार्ट और स्पेसिफिक क्वेश्चन वाले पार्ट को अपन लास्ट में कवर करेंगे, पहले मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पर बात करूंगा। तो अभी सबसे पहले अपन लिखेंगे टैक्सेबल पेमेंट्स। क्या होता है, टैक्सेबल पेमेंट्स एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो है, इसके बारे में अपन टू बी, चलो यहां नहीं लिखता, नीचे लिख देंगे। तो टैक्सेबल पेमेंट्स में क्या आता है, सुनो, सबसे पहला आता है बेसिक सैलरी। क्या आता है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी को बेसिक पे भी बोला जाता है कभी कभी। कभी कभी क्वेश्चन में आपको केवल सैलरी भी देखने को मिलेगा नाम इसका, कभी कभी इसका नाम आपको वेजेस भी देखने को मिलेगा। बेसिक सैलरी, बेसिक पे, सैलरी, वेजेस, ऐसा। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है बोनस, कमीशन। बोनस आता है, कमीशन आता है। कमीशन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। कमीशन जो है दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है नॉर्मल कमीशन, दूसरा आता है कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स। उसके बाद आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर सबसे पहला अपने को देखने को मिलेगा ग्रेचुटी, पेंशन। ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, कम्यूटेड पेंशन हो गया,
कम्यूटेड पेंशन, लीव एनकेशमेंट, उसके बाद आता है आपका रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, हाँ रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, एक होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। इंडिया में रिटायरमेंट क्या है? 60 से 65 ईयर्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यहां पे लिखो टू बी डिस्कस्ड लेटर इन डिटेल। ठीक है, किसी प्रकार की फीस, किसी प्रकार की फीस, किसी प्रकार की एन्यूटी, एन्यूटी, एन्यूटी के बारे में समझो। एन्यूटी मतलब ये एक वर्ड बना है एनुअल वर्ड से निकल के, मतलब एनुअली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ एक लमसम पेमेंट दे रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एन्यूटी, एन्यूटी अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, एन्यूटी अगर किससे मिल रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, तो ये जाएगा सैलरी हेड में। प्रेजेंट अगर एन्यूटी मिल रहा है पास्ट एम्प्लॉयर से, एन्यूटी अगर मिल रहा है किससे, पास्ट एम्प्लॉयर से, तो ये जाएगा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में जाएगा। और अगर एन्यूटी किसी अन्य व्यक्ति से मिल रहा है तो ये जाएगा आपका अदर सोर्सेस। अभी हम कहां हैं, हमको भटकना नहीं है, ये फॉर्मेट को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी मैं क्या लिखवा रहा हूं, टैक्सेबल पेमेंट एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, है ना। तो उसके अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा बेसिक सैलरी आता है, इसका पार्ट बनता है। फिर क्या लेते हैं, बोनस। फिर क्या लेते हैं, कमीशन। कमीशन दो टाइप का हो सकता है, नॉर्मल कमीशन और कमीशन ऑन सेल्स, है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर ये सारी चीजें आती है, इसको अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फीस, एन्यूटी, एन्यूटी के अंदर देखा जाता है कि एन्यूटी पेमेंट कौन कर रहा है। एन्यूटी का पेमेंट अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो इसको सैलरी का पार्ट बनाते हैं, पास्ट एम्प्लॉयर देगा तो इसको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी लेंगे, मतलब ये भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और अदर 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 से मिल रहा है तो अदर सोर्सेस। इतनी बात समझ में आई। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इसको लिखने के पहले अपन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। प्रोविडेंट फंड को हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड को हिंदी में बोला जाता है भविष्य निधि। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर पढ़ोगे ना तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉयर तो पेमेंट करने वाला है, हम अभी हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स। तो सैलरी मिल रही होगी, किसको मिल रही होगी, एम्प्लॉय को, तभी तो उसकी इनकम कहलाएगी ना। तो इसलिए हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। टॉपिक का नाम क्या है, प्रोविडेंट फंड। क्या होता है, अभी लिखना मत। एक एम्प्लॉयर है,
उसके अंडर में एम्प्लॉय काम कर रहा है। अभी एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऐसा मान के चलते, मतलब और भी कर रहे होंगे, हमारा एम्प्लॉय का फोकस ये वाला है तो हम उसी की बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, लोगों की सेविंग करने की टेंडेंसी नहीं होती है। मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको 25,000 रुपए कहीं से सैलरी मिल रही होगी, तो पैसा बचाएगा क्या? नहीं बचाएगा, वो पूरा खर्च कर देगा। अब जो भी है, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि लोग, अब जो भी देखो, जो बिजनेस वाला है वो तो अपने हिसाब से कमा लेता है, प्रॉफिट बना लेगा या जो भी कर लेगा, लेकिन एम्प्लॉय जो होता है, जो नौकरी कर रहा है, उसके पास नौकरी छूटने के बाद कोई फंड नहीं रहता। तो गवर्नमेंट ने ऐसी परेशानी देखी, अभी की बात नहीं, बहुत पहले से चलता आ रही है, और सारे एम्प्लॉयर्स लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा काट लो। किसने इंस्ट्रक्शन दिया? किसको? गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। या फिर कुछ एम्प्लॉयर ने वॉलंटरी कर लिया। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? एम्प्लॉय की नौकरी छूटेगी तो उसके पास एक फंड अवेलेबल होना चाहिए ताकि उसका गुजारा चल सके, क्योंकि नौकरी नहीं करेगा, सैलरी मिलना बंद हो जाएगी, तो उसके पास पैसे होने चाहिए हाथ में नौकरी के बाद। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अपने एम्प्लॉय का क्या करो, जो भी सैलरी दे रहे हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है इनको, तो यहां पे जो भी आंकड़े लूंगा मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं ताकि इजी तरीके से कैलकुलेशन करके समझा दूं, एक्चुअली वो कुछ और हो सकता है। गवर्नमेंट ने बोला कि आप इनके सैलरी से 10% क्या कर लो, डिडक्ट कर लो। 12% का रूल है, लेकिन मैं 10 लिख रहा हूं। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, ये 3,000 रुपए इसके सैलरी से काट लेगा, और बचेगा कितना? 27,000, और इसको पे कर देगा। तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कितना मिला? इन हैंड कितनी सैलरी आई? 27, और 3,000 रुपए कट गया इसका सैलरी से। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ सैलरी से पैसा काटने का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, फिर गवर्नमेंट बोली कि एक फंड होता है जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, वहां पर आप एम्प्लॉय का अकाउंट खुलवाओ और उस एम्प्लॉय के नाम से वहां पर पैसा जमा कराओ जो आपने उसके सैलरी से काटा है, ठीक है। इसको फंड को क्या बोलते हैं? प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। वहां पर बकायदा एक अकाउंट खुलता है एम्प्लॉय का, उसका एक नंबर आता है, यूएएन नंबर, तो वहां पर एम्प्लॉय के नाम से वहां उस फंड में पैसा जमा होता है। जैसे जैसे सैलरी मिलती जाएगी मंथली बेसिस पे, एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा और उस फंड में पैसा जमा करते जाएगा मंथली बेसिस पे, ठीक है। प्लस उसके इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें, अभी मैं 2 इंस्ट्रक्शन बता दिया। क्या इंस्ट्रक्शन था? पहला कि आप उसके सैलरी से पैसा काटो, ठीक है, एक सर्टेन परसेंटेज रहेगा वो, और उस पैसे को क्या करना है, एक फंड बनाओ, उस फंड में उस एम्प्लॉय का अकाउंट ओपन कराओ। प्लस जितना आपने उसके सैलरी से डिडक्ट किया है पैसा, जितना आपने उसके सैलरी से डिडक्ट किया है, उतना ही पैसा आप अपना भी मिलाओ। हाँ सर, जो फंड है तो गवर्नमेंट का ही है। नहीं, फंड के भी टाइप्स होते हैं। तो जितना एम्प्लॉय की सैलरी से कटा है ना, उसी के बराबर की अमाउंट एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपने जेब से मिलाएगा। अब टोटल कितना रुपया हो गया? इस 6,000 रुपए को इस फंड में हर महीने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। कहां पर? उस फंड में। किसके नाम से जमा हो रहा है वो पैसा? एम्प्लॉय। अब वो पैसा कहां चला गया? फंड में चला गया। तो एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाएगा, नौकरी छोड़ देगा या फिर एक्सपायर हो जाएगा, जो भी काम पहले हो जाए, वो फंड से फिर वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट भी निकाल सकते हैं, उसके भी कुछ रूल्स है। हमको सिर्फ अभी जो समझना है कि एम्प्लॉयर और ये जो पैसा यहां पर जा रहा है उसको, अच्छा, अब इसकी नौकरी चलते जा रही है तो यहाँ पे फंड में पैसा एक्यूमुलेट होते जा रहा है, होते जा रहा है, पैसा जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है हर महीने। तो इस फंड में है ना, इस फंड में जो भी पैसा जमा हो रहा है, उस पैसे पर फंड में से क्या मिलता है? इंटरेस्ट भी मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। उस फंड में क्या मिलता है? ब्याज। और ब्याज का पैसा भी उस फंड में जमा होते जाता है।
हाँ, वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है ब्याज जमा जमा होते 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 तो कई। मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे भाई की कंपनी है जहां मैं कुछ साल पहले काम करता था, उसके पहले मैं एक स्कूल में भी जॉब करता था। तो मेरे को वहां से सैलरी मिलती थी। तो मेरे फंड में अभी नई नई में ना, मतलब उस समय जब मैं जो दोनों मिला के 60 से 70 हजार रुपए जमा था, और उस बात को हो गए 4 साल से ऊपर। तो पैसा अभी भी जमा है। अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ी करके मैंने निकाला नहीं, वो पैसा जमा है और उसमें ब्याज मिलता जा रहा है मिलता जा रहा है। अभी मैं लॉगिन नहीं किया, 1.5 2 साल हो गया लॉगिन करके देखा नहीं, वो पैसा बढ़ ही गया होगा, कम नहीं हुआ होगा। तो फिर आप उसको कैसे तो एक होता है उसका प्रोसेस, एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, उस फॉर्म से फिर मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैं बोल सकते हैं मैं रिटायर हो चुका, रिटायर नहीं हुआ, नौकरी मैंने छोड़ दी है, 4 साल हो गया, अब मेरे को जरूरत नहीं करके मैं छोड़ो, बैंक से तो ज्यादा ही ब्याज मिल रहा है करके पड़े रहने दो वहां पे। नहीं, उसका कुछ लिमिट तक एग्जेम्पशन रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब मैं यहां पर है ना सब चीज का नामकरण कर रहा हूं, क्वेश्चन बनाएंगे ना तो सब चीज आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। देखो, कुल मिला के सब पैसा कहां जाके जमा हो रहा है, फंड में। ये वाला जो पैसा है, ये वाला, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये वाला जो पैसा है, ये वाला, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, लॉयर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर अपने जेब से मिलाया है। सैलरी में से तो 3 हजार काटा था ना, 3 हजार वो तो एक्स्ट्रा अपने जेब से मिला रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और ये जो ब्याज जमा हो रहा है यहां पर जो ब्याज जमा हो रहा है, उस ब्याज को हम बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ब्याज का पैसा उसी फंड में री इन्वेस्ट हो जाता है। हाँ, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे। और ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है, इसको अपन बोलते हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस। एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये चारों नाम आपको समझ में आए। आपसे क्वेश्चन में कहानी नहीं पूछेगा, ये 4 चीज आपको ध्यान रखनी जो मैंने हाईलाइट करी है अभी। क्या है, पहला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक्रूड इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ठीक है, की कॉस्ट बनाएंगे और तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना सैलरी का, मान के चलो हर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में ये रहेगा ही रहेगा, मतलब ये पूरे इस प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ। हाँ, अब देखो मैं एक टेबल बना रहा हूं। तो ऐसे बोल रहा है कि एम्प्लॉय की सैलरी में से वो 6,000 नहीं, नहीं कर देखो प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है, बाकी सकते, नहीं करना 26,000। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूं कि एम्प्लॉयर लोग क्या होता है कि इस तरीके से पहले से ही डील कर लेते हैं कि वो पोर्शन अलग से ना देना पड़े, एम्प्लॉयर के जेब से नहीं जाता वो, उन लोग कैलकुलेशन ही ऐसी दिखाते हैं अच्छा कि उसी में से ही चला जाता है, समझे। ऐसे ही होता है। हाँ, अच्छा, ये तो क्या है सर? मैं एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां लिखूंगा मैं टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड, और यहां लिखूंगा कंपोनेंट्स।
ठीक है। अब देखो, एक प्रोविडेंट फंड होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो गवर्नमेंट एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो गवर्नमेंट पे ही करते हैं। और तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएफ। आरपीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ। सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया पीपीएफ, यूआरपीएफ होगा, गलती से लिखा है मैंने यूआरपीएफ। हो गया इतना? अच्छा, अब मैं ऊपर बात कर रहा हूं, यहां पर एक कॉलम और बनेगा ना, अपने पेंसिल से बनाया है तो उसको मिटा के 4 कॉलम कर लेना। यहां पर मैं लिख रहा हूं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, यहां पर आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, यहां लिखोगे एक्रूड इंटरेस्ट, और यहां लिखोगे लास्ट में लमसम पेमेंट। इसको और एक नाम दे सकते हो, मैच्योरिटी अमाउंट। तो देखो, मैच्योरिटी अमाउंट, लमसम पेमेंट और मैच्योरिटी अमाउंट। क्या होता है, वापस से एक बार इसमें आ जाओ, मैंने 4 चीज को हाईलाइट की थी यहां पे। पहला क्या लिखा मैंने, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, फिर क्या लिखा एम्प्लॉयर का, फिर क्या लिखा एक्रूड इंटरेस्ट, फिर यहां पर लिखा है कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस। भाई जब आप प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ करोगे तो आपके अल्टीमेटली जो अकाउंट में पैसा जमा होगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ही तो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी आपकी। तो इसलिए मैंने इसका नाम यहां पर क्या लिखा, लमसम पेमेंट या फिर मैच्योरिटी अमाउंट, है ना। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोविडेंट फंड जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। पहला मैंने क्या नाम लिखा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। दूसरा क्या लिखा मैंने, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तीसरा क्या लिखा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। शॉर्ट फॉर्म में इसको आरपीएफ, एसपीएफ और यूआरपीएफ के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है, ये मैं बोल सकता हूं इन जनरल कि ये प्राइवेट कर्मचारी जो होते हैं, जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके ऊपर लगता है। रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, अदर देन गवर्नमेंट जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है उनके लिए बोल सकते हैं अपन, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। तो इनका जो एम्प्लॉयर है ना, वो एक प्रोविडेंट फंड खोलता है, प्रोविडेंट फंड है ना, कहां पर खुलता है प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में खुलता है, ईपीएफ डिपार्टमेंट बोलते हैं, ईपीएफओ डिपार्टमेंट। तो यहां पर एम्प्लॉयर जाके अपना प्रोविडेंट फंड खुलवाएगा एम्प्लॉय के नाम से और एम्प्लॉय का पैसा वहां पर जमा कराएगा। तो ये जो प्रोविडेंट फंड खुला है, इसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्निशन दे दी है। मतलब ये प्रोविडेंट फंड का है ना, कुछ कुछ उन्होंने क्या बनाया है, एक क्राइटेरिया बनाया कि प्रोविडेंट फंड में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कंडीशंस डाल दिए है ना। तो वो कंडीशन अगर ये प्रोविडेंट फंड फुलफिल कर देता है, ये कंडीशंस अगर ये प्रोविडेंट फंड फुलफिल कर देगा, तो उस प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का क्या मिल जाएगा? रिकॉग्निशन मिल जाएगा। मतलब थप्पा लगा देंगे कि भाई हाँ ये रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए इस प्रोविडेंट फंड का नाम क्या बन गया? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। हाँ हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं मान्यता प्राप्त भविष्य निधि। मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इस प्रोविडेंट फंड को क्या मिल गई है? मान्यता प्राप्त मिल गई, मान्यता प्राप्त हो गई है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, वो कोई गलत, अनरिकॉग्नाइज्ड है मतलब इसका मतलब नहीं कि कोई गलत है, वो भी एक प्रकार का प्रोविडेंट फंड है जिसने वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की, इस वजह से उसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का रिकॉग्निशन नहीं मिला है, इसलिए ये मान्यता प्राप्त वाला नहीं है, ये अमान्यता प्राप्त, अमान्य नहीं बोल सकते हिंदी में, गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि भी बोल सकते हैं इसको, है ना। रिकॉग्नाइज मतलब आरपीएफ, जिसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का, इसको नहीं मिला हुआ है, बाकी है दोनों प्रोविडेंट फंड ही है। एक आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और पीएसयूज के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहां पर वो एम्प्लॉय लोगों का पैसा जमा होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है ये। इतनी बात समझ में? अब जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का प्रोविडेंट फंड हो, इस पर टैक्स नहीं लगता, ये एग्जेम्प्ट होता है। ये क्या होता है? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट वर्ड लिखना यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इन जनरल मैंने अभी लिख दिया है, बाद में इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। या एग्जेम्प्ट वर्ड के बदले आप नॉट टैक्सेबल लिख देना, ज्यादा बेटर है। हाँ, नहीं, अलग अलग होता है। नॉट नॉट टैक्सेबल मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं टैक्स हो जा रहा है उसके ऊपर। पहले एक बात बताओ, एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? सैलरी में कटता है। वो बेसिकली कहां से काटा जाता है मालूम है? बेसिक सैलरी से काट लिया जाता है। और जब हम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या उठाते हैं? सबसे पहले बेसिक सैलरी ले लेते हैं। तो बेसिक सैलरी जब लेते हैं तो ग्रॉस अमाउंट लेते हैं उसकी, मतलब सारी डिडक्शन लेने के पहले का। तो अल्टीमेटली बोलोगे तो ये सारी चीजों पर टैक्स लग ही गया है, ऐड हो गया सैलरी में वो, तो दोबारा दोबारा अपन है ना उसको ऐड नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या है? नॉन टैक्सेबल है। हाँ हाँ, वो ऑलरेडी बेसिक सैलरी का पार्ट बन चुका है। हाँ, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। वो एग्जेम्प्ट होता है, मैंने पहले वाले में नहीं लिखा एग्जेम्प्ट। अब यहां पर एग्जेम्प्ट कितना होगा? एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी।
देखना फर्क देखो दोनों में, तीनों में। यहां पर एग्जेम्प्ट मैंने लिखा है, यहां पर कोई लिमिट नहीं डाली, मतलब ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना। लेकिन आरपीएफ के केस में मैंने एग्जेम्प्ट लिखा है कितना, अप टू 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी। आरपीएफ की सैलरी क्या होती है अभी अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरपीएफ की सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। नहीं, अब आप यहां पर अब अनरिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज के नाम से इमोशनल मत हो, है ना, ठीक। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट भी यहां पर क्या होता है, अच्छा स्पीड एडवांस और ये होगा एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% ऑफ accumulated balance। exempt up to 9.5% of accumulated balance। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब जो आपको याद रखनी है ना, ये दोनों बातें याद रखनी है। आरपीएफ के केस में ये 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होगा, और ये कहां तक एग्जेम्प्ट होगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस के 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा। हाँ, अभी इसके ये दोनों पर एग्जाम्पल कराऊंगा ना, अभी 5-6 एग्जाम्पल है मेरे पास अभी। अच्छा, अब अपन बात करेंगे लमसम पेमेंट की। लमसम पेमेंट इस केस में पूरा एग्जेम्प्ट होता है। स्टार लगा देना क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस है। एसपीएफ का भी ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ यूआरपीएफ में, कहां 30% है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किस तरीके से होगा देखो, एक्यूमुलेटेड बैलेंस का मतलब क्या होता है पहले बताओ। मतलब उसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉयर का भी, इंटरेस्ट भी, ये तीनों मिलके एक्यूमुलेट होते जाता है बैलेंस इतने सालों में जितने भी काम किया उसने। तो जब वो पैसा आता है, जब वो पैसा आता है तो उस पैसे में 4 चीजें जुड़ी हुई होती है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो हर महीने 2,000 रुपए जमा हो रहा था किसी एम्प्लॉय का, मान लो उसने 5 साल काम किया, 5 साल मतलब 60 महीना होता है, तो 2,000 इंटू 60 करोगे तो कितना होगा, 1,20,000। ये एम्प्लॉय का पोर्शन हो गया। उतना ही पैसा किसने जमा किया होगा, 2,000 इंटू 60 करोगे तो कितना होता है, 1,20। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्ट ले लेता हूं कि पूरे 5 साल में उनको एक ऐसे मोटा मोटी कोई भी अमाउंट ले लेता हूं, 30,000 रुपए ब्याज मिला, तो टोटल कितना होता है, 1,50। 1,50, तो वो उसको टोटल कितना रुपए मिल रहा है, कट 3 लाख रुपए आया। तो 3 लाख को अगर आप पोस्टमार्टम करोगे 3 लाख का, तो उसके अंदर 4 चीजें निकलेगी। पहला, एम्प्लॉय का कंपोनेंट, एम्प्लॉय के कंपोनेंट पर ब्याज, एम्प्लॉयर का कंपोनेंट उसके ऊपर ब्याज। तो जब यूआरपीएफ का एक्यूमुलेटेड बैलेंस आता है ना हाथ में, तब ये 4 चीजों का अलग अलग कैलकुलेशन होता है। उसके चारों के लिए अलग अलग रूल है। ये चारों चीज समझ में आई। हाँ, अब इसके बारे में मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं। हाँ, उसको अलग अलग उसके कंपोनेंट्स पर अलग अलग तरीके से लगेगा। देखो, सबसे पहले एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, क्योंकि ऑलरेडी वो हर साल टैक्स लग चुका है, तो डबल डबल टैक्स भी लगेगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल इन सैलरी हेड,
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, वो जाएगा किसमें, अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये जाएगा सैलरी हेड में। एम्प्लॉयर कुछ भी देगा तो समझ में आया? तो इतनी चीज अभी जान लो, उसके बाद और मैं इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हैं वो भी बताऊंगा। उसके पहले अपन एक एग्जांपल करेंगे, 2-4 एग्जांपल करेंगे। तो जो यूआरपीएफ है, यूआरपीएफ का जब मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस को जब आप विड्रॉ कर लोगे, तो उसका जो टोटल अमाउंट होगा उसका 4 टुकड़ा होगा। एम्प्लॉय वाला पार्ट अलग, एम्प्लॉयर वाला पार्ट अलग, उसका ब्याज एम्प्लॉय के ऊपर वाला और एम्प्लॉयर के ऊपर वाला ब्याज। तो जो एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन है ना, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बेसिक सैलरी का पार्ट बन चुका है हर साल। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा जब मैच्योर होके आएगा तब। जब कंट्रीब्यूट होता है तब नहीं लेते, इकट्ठा बाद में लेंगे जब मैच्योरिटी होगी तब। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कहां है टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल तो होगा, अदर सोर्सेस में लेंगे, क्योंकि वो खुद का पैसा है, खुद के पैसे को इन्वेस्ट किए तो ब्याज मिल रहा है, ब्याज की इनकम अदर सोर्सेस में जाएगी, क्योंकि और वो खुद की इन्वेस्टमेंट की इनकम है मान सकते हैं। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर जो ब्याज मिलेगा वो सैलरी हेड में जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन एम्प्लॉयर के साथ। और ये भी एंड हो जाएगा, तो ये तो एंड नहीं होगा। हाँ, जब वो मैच्योर होगा तब। तो ये मैंने अभी आपको बताया प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब एक चीज मेरे को बताना है कि यहां पर एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी मैंने लिखा था, आरपीएफ की सैलरी। तो आरपीएफ की सैलरी क्या होती है? देखो, आरपीएफ सैलरी, आरपीएफ सैलरी, आरपीएफ सैलरी बनेगी बेसिक सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स कमीशन ऑन सेल्स प्लस डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे। डियरनेस पे, ठीक है। अब यहां पर है ना एक स्टार बना लेना, ये तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आरपीएफ की सैलरी मिल जाएगी। इतना समझ में आया? आरपीएफ सैलरी के तीन तीन चीजों को मिलकर बनता है, पहला बेसिक सैलरी, दूसरा कमीशन और सेल्स। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि कमीशन दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल कमीशन और कमीशन और सेल्स। तो अपन बात वहां पर जब करेंगे तो कौन से वाले कमीशन की करेंगे? कमीशन और सेल्स। उसके बाद अपन क्या लेंगे? डीएनएस अलाउंस और डीएनएस पे। अभी मैंने अलाउंस का मतलब डिस्कशन नहीं किया आपके साथ, तो सिर्फ अभी इतना याद रख लो, डियरनेस अलाउंस एक ऐसा अलाउंस होता है, इसको हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, महंगाई भत्ता। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को महंगाई को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो अलग से सैलरी के अलावा और पैसा देता है उसको अपन बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, ठीक है। डियरनेस अलाउंस के आगे मैंने रेड कलर का स्टार रखा है, तो डियरनेस अलाउंस भी होता है और इसको कभी कभी डियरनेस पे भी बोलते हैं। डियरनेस अलाउंस जो होता है वो डियरनेस पे कब बन जाता है?
जब हम जब उसको एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करके, आपको ये स्टार का मतलब क्या है मालूम है? अभी थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन वो चीज समझ में आ जाएगी धीरे से। स्टार जो मैंने लिखा है, इसको आप समझ लेना ये कंडीशन है, ठीक है? कंडीशन क्या है समझो, अभी अलाउंस बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। वो कंडीशन है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अभी जब मैं डियरनेस अलाउंस में आऊंगा तब इसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे। बस अभी इतना जान लो, डियरनेस अलाउंस है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल डियरनेस अलाउंस, और दूसरा होता है कंडीशनल वाला डियरनेस अलाउंस। तो जब हम आरपीएफ की सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर नॉर्मल वाला डियरनेस अलाउंस नहीं लेते हैं। कौन सा वाला लेते हैं? कंडीशनल वाला लेते हैं। क्लियर है? इतना बस याद रखना है। चलो, तो अब अपन इसके ऊपर है ना कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब आप एक चीज देखो, अभी मैं मैच्योरिटी अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं ना, अभी ये तीन कॉलम को ही देखना। एसपीएफ की बात करोगे और यूआरपीएफ की बात करोगे तो ये क्या है? नॉट टैक्सेबल और एग्जाम, नॉट टैक्सेबल और एग्जाम चल रहा है। बस कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? आरपीएफ के एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में और एक्रूड इंटरेस्ट में, है ना? तो हम जो है, जो भी अभी अपने एग्जाम्पल रहेंगे वो सिर्फ इसके ऊपर रहेंगे, ठीक है? चलो, एग्जाम्पल नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, बस लिख लो, ठीक है? देखो यहां पर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर 20,000 पर एनम, है ना अमाउंट? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय, ये भी 20,000 है। एक्रूड इंटरेस्ट ये युवा आरपीएफ, एक्रूड इंटरेस्ट ये आएगा आपका 10,000। एट द रेट ऑफ 10%। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ। कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन 1% लिख लो, सेल्स, और सेल्स है इसकी 5 लाख। डियरनेस अलाउंस
5,000 पर मंथ। चलो ये मैंने डेटा दे दिया, अब अपन कैलकुलेशन करेंगे इसकी। क्या लिखा है सबसे पहले, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, कितना है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा, 20,000। ये ऊपर वाला जो है पर एनम है ना, ये पर एनम है, ये भी पर एनम है, इंटरेस्ट भी मिला, ये भी पर एनम है। बेसिक सैलरी जो है 10,000 रुपए पर मंथ है। कमीशन बोलता है सेल्स का 1%, और सेल्स कितनी दी हुई है, 5 लाख, और डियरनेस अलाउंस है 5,000 पर मंथ। अपने को क्या निकालना है, टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो दिख रहा है, ये एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनकर आएगा। तो मैंने सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट यहां पर लिख दिया। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले मैं बात करूंगा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की। ये क्या होगा, नॉट टैक्सेबल लेंगे। क्यों नॉट टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक सैलरी का पार्ट बना हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना रुपए है, 20,000 पूरा टैक्सेबल होगा। नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, रूल में क्या लिखा है, पढ़ो कि ये कितना रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा, 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होगा। तो यहां पर एग्जेम्पशन करेंगे, एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी। अच्छा, अब अपन यहां पर निकाल लेते हैं आरपीएफ की सैलरी। आरपीएफ की सैलरी में क्या क्या लेते हैं अपन, बेसिक सैलरी कितनी थी, 10,000 पर मंथ थी, तो 10,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा, 1,20,000। प्लस अपन क्या लेते, कमीशन ऑन सेल्स, यह आएगा 5 लाख का 1%, 5,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। देखो कंडीशनल वाला था कि नहीं, मैंने स्टार लगा दिया, मतलब कंडीशनल वाला। क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, वो ब्रैकेट में कुछ उसके आगे लिखा रहेगा कि एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा। ठीक है, स्टार वाला इसलिए ले रहे। कितना था, 5,000 पर मंथ। ये कितना आएगा, 1,06,000, सॉरी 6, खाली 60,000 आएगा, और टोटल लगाओगे तो 1,85,000 मिलेगा। ये जो 1,85,000 आया वो क्या है, आरपीएफ की सैलरी है। तो अब इसका 12% निकालो, 1,85,000 का 12%, दैट इज 185,000 इंटू 12%, कितना आ रहा है, 22,200। अच्छा देखो, अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था एम्प्लॉयर का, 20, और अप टू वर्ड मैंने लिखा है, अप टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अप टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो कंट्रीब्यूशन के अमाउंट से ज्यादा नहीं जा सकता। तो टोटल हमारा 22,200 आ रहा है, लेकिन इसकी मैक्सिमम अमाउंट हम कितनी ले सकते हैं, ये माइनस करोगे तो ये भी कितना टैक्सेबल हो जाएगा, नील, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद अब एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, टोटल एक्रूड इंटरेस्ट कितना मिला था, 10% के हिसाब से 10,000, लेकिन एग्जेम्प्ट कितना होता है, अप टू 9.5% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब आप खुद सोच के देखो, इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 रुपए, वो 10% के हिसाब से, तो हमारे प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना होगा, जिसका 10% बन के 10,000 हमको ब्याज मिला होगा, रिवर्स के 1,00,000, 1,00,000 हमारा बैलेंस रहा होगा, तभी तो उसका 10% निकाले तो 10,000 आया। तो अब एग्जेम्प्ट कितना होगा, देखो मैं यहां पर है ना, कोई इनकम टैक्स का रूल नहीं, मैथ्स का कैलकुलेशन है। देखो एग्जेम्प्ट लिख रहा हूं मैं, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो कितना आएगा,
इंटू 9.5% डिवाइड बाय 100 करूंगा तो कितना आएगा। 9,500। और ये दोनों 100 अगर कट गया तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं इसको, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख देंगे 9.5 अपॉन 10। तो ये कितना आ जाएगा 9,000। 9,500। तो देखो ब्याज हमको मिला है 10,000, लेकिन एग्जेम्प्ट कहां तक जा रहा है 9,500 तक, तो टैक्सेबल पोर्शन कितना आ जाएगा 500। ठीक है। ये गिनती के तो भी चलेगा। हाँ देखो यहां पर कोई इनकम टैक्स का रूल नहीं, वो मैथ्स है, तो मैथ का कोई ऐसा वो नहीं होता है, वो हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ में आया। तो अब इसी एग्जांपल में थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके मैं आपको दूसरा दे रहा हूं बनाने के लिए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे अपन। इसको आप लोग खुद बनाओगे। एग्जांपल नंबर 2। पूरा सॉल्व कर देना। एक मिनट में पहले इसको चेंज कर लेता हूं। हाँ तो सर जिन लोग की सैलरी लाखों पे उन लोगों को तो बहुत सारा मिलता होगा। हम्म वो लोग ऐसे बार बार निकाल लेते हैं कि फिर उनको करना पड़ता है हर साल ये। हर साल टैक्स भरना। हम्म सर आप मैक्सिमम किसी की सैलरी किसको दे दो। मैक्सिमम कितनी देखा हूं ये 1 लाख सेल को है ना, यहाँ पे 3 लाख रखना ना। ये 8,000 को 3,000 कर दो। चलो करो कैलकुलेट। मैक्सिमम सैलरी दे दो।
9,240 चेक करते हैं एक बार। देखो सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं तो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय जो होता है वो तो एग्जाम्प्ट होता है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वो क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर ने, 24,000। ठीक है, एग्जाम्प्ट कितना करेंगे अपन, 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी है ना। अब आरपीएफ की सैलरी ऐसे अपन मुंह जबानी कैलकुलेट कर लें, 10,000 पर मंथ बोलता है इंटू 12 तो कितना होगा, 1,20। और डियरनेस अलाउंस अपन नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर मैंने कंडीशनल था इसलिए स्टार लगा दिया था, यहां पर नहीं है, इसको नहीं लेंगे। और कमीशन ऑन सेल्स कितना लेंगे, 3 लाख का 1% आएगा 30,000। तो आरपीएफ की सैलरी कितनी बन जा रही है, सॉरी 3,000, गलत बोल रहा हूं मैं, 3,000 आएगा। ये दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 1,23,000। ठीक है, 1,23 आया। अब 1,23,000 का 12% निकालो, यह आएगा 14,760। ये माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे किससे, 24,000 से, 9,240 आएगा। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है हमारा, 19,000 एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, तो यह आएगा 19,000। और एग्जेम्प्ट करने जाओगे जब आप तो 19,000 इंटू 9.5 डिवाइड बाय 9.5 तो ये 19,000 ही तो बनता है, तो ये भी कितना आ जाएगा, नील। तो 9,240 रुपए इसकी सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट निकलेगी। तो तीन अलग अलग चीजें, तो अलग अलग दिखाना है अपने को उसको, ऐसा है। तो प्रोविडेंट फंड समझ में आया आपको, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन है, इसकी कोई कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये तो सिर्फ क्या करना है, अलग अलग कंपोनेंट दिया रहेगा, बस याद रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो किस हेड में जाके टैक्सेबल होगा। हाँ, कैलकुलेशन जो समझने वाली बात थी वो इसकी थी, इसकी कैलकुलेशन समझने की कोई बात ही नहीं है। बस उसका 4 टुकड़ा होता है, दो टुकड़ा इंटरेस्ट का होगा, 2 टुकड़ा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होगा। एम्प्लॉय वाला नॉट टैक्सेबल, एम्प्लॉयर वाला कहा जाएगा सैलरी हेड में, एम्प्लॉय का जो ब्याज वाला पार्ट है अदर सोर्सेस में, एम्प्लॉयर का जो ब्याज वाला पार्ट है वो सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा अभी मैं अगर आपको बताऊं तो आज की क्लास में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की कैलकुलेशन करने में सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट कर लिया, टैक्सेबल पेमेंट। ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं आगे की क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे अलाउंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके बाद अपन कवर करेंगे परक्विजिट्स। ठीक है, तो हमने आज कंप्लीट कर लिया क्या, टैक्सेबल पेमेंट वाला पोर्शन। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अपन करेंगे डिस्कस बाद में। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।